Recording. Yeah, now the lecture is going to be recorded. And one thing I would like to tell you कि today I will tell you about Elizabethan age और एलिजाबेथन एज के साथ मींस उस एज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, what the literary figures you find in that age, yeah, who were the great literary personalities in that age, and except it you have to go with some other points key what is the basic difference between Elizabethan age, the age of revival, or before the age of revival what was the situation of England. So you have to make here what you have to make a comparative study. Always remember that one thing I would like to tell you ki being the student of English literature and being as a critic, because we all are critic, no one can say I'm not critic, you we all are critic, we all are learner, we all are teacher, we all are students. तो मैं एक चीज यहाँ पे बात करूंगा कि being the student of English literature and being a critic of literature, always we have to adopt one particular policy, एक particular policy को हमें adopt करना चाहिए. And what is that policy? That policy is ultimately comparative method, how we have to use comparative method to understand anything. जब तक आप comparative method नहीं adopt करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा, तब तक चीजें बेहतर नहीं होंगी. इसलिए सबसे पहली बात, जो सबसे पहली चीज जरूरी है कि हमें किसी भी चीज में क्या करना चाहिए, वी शुड गो या वी शुड अडॉप्ट कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म टू क्रिटिसाइज एनी एज, to ultimately understand any poem, to understand any era or any part of history of English literature. हमें comparative method को adopt करना चाहिए. When I talk about comparative method of criticism, then remember that if I'm going to deliver a lecture on Elizabethan age, it is very essential that we have to go कि उसके पहले का जो एज था वो क्या था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एंड व्हाट द सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी डू यू फाइंड बिटवीन एलिजाबेथन एज एंड द प्रीवियस एजेस. एलिजाबेथन एज और जो प्रीवियस एज रहा है, प्रीवियस एज का मतलब एज ऑफ रिवाइवल, प्रीवियस एज का मतलब द मिडिल एजेस, प्रीवियस एज का मतलब आपका कौन सा, प्रीवियस एज का मतलब आपका Anglo-Saxon period. So when you go with Anglo-Saxon period, when you go with the Middle Ages, when you go the age of revival, तो ये जो चीजें थी उन चीजों में जो है आप क्या डिफरेंसेस पाते हैं, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी, डू यू फाइंड एनी डिसिमिलरिटी. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो जाती है जो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए. If I go with these points, if I take these points, then remember that कि जो एलिजाबेथन एज था यह क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर रखा गया है. हम सारे लोग जानते हैं कि यह किसके नाम पर रखा गया, क्वीन एलिजाबेथ, और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट. नंबर वन पॉइंट. नंबर टू पॉइंट की क्वीन एलिजाबेथ जिस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, that dynasty is known as Stuart dynasty. You can note down, Queen Elizabeth belongs to Stuart dynasty, Stuart, Stuart dynasty. And Stuart dynasty एक राजवंश का नाम है. Stuart dynasty एक राजवंश का नाम है. So what I want to tell you, what I want to say कि always remember that कि अगर एलिजाबेथन एज है तो एलिजाबेथन एज किसके नाम पर पड़ा, क्वीन एलिजाबेथ के नाम पर. अब क्वीन एलिजाबेथ को मैंने एक क्वेश्चन बताया कि वह किस राजवंश से बिलोंग करती, क्योंकि वह राजवंश लंबे समय तक रूल करता है. 4 सेकंड तक आप वही राजवंश पाएंगे. अभी जेम्स फर्स्ट आएंगे, चार्ल्स फर्स्ट आएंगे, चार्ल्स सेकंड आएंगे, तो एक डायनेस्टी ही वहां पे रूल कर रही. बाद में डायनेस्टी चेंज होती, दैट इज अनदर थिंग. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की व्हाई द एज इज ultimately just got the title Elizabethan age, why only at the name of Queen Elizabeth, why not other. दूसरा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इस एज को क्वीन, आखिर क्वीन एलिजाबेथ के नाम पे क्यों रखा गया. व्हाट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वीन यू फाइंड इन दिस इरा. क्या इस एज में वही एक सबसे बड़ी पर्सनालिटी रही है, क्या इस एज में और कोई दूसरा नहीं था जो उनको compete कर सका, या रियली में उनके इस दौर में कुछ काम इंग्लैंड में हुआ, कुछ बेहतर चीजें हुई जिसकी वजह से जो है उनके नाम को हम यहाँ पर याद करते हैं.
नंबर वन थिंग। Second thing I want to tell you, या second point I want to share with you कि when you talk about this age, Queen Elsa means Elizabethan age, or you can say uh, कि ये जो एज रहा क्वीन मिस एलिजाबेथन एज एट द नेम ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, what the time, what the period it has, यू विल कम टू नो कि 1558 ईस्वी से लेकर के 1603 ईस्वी तक का जो पीरियड है वह जो है एलिजाबेथन एज के नाम से जाना जाता है। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, फ्रॉम 1558 टू 1603, 1558 ईस्वी से लेकर 1603 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं। आपको दो क्वेश्चन पता चलता है, एक तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, एक स्टुअर्ट डायनेस्टी, तीसरा आपका कौन सा कि उनका ड्यूरेशन क्या था, उनका टाइम क्या था, कब से कब तक वो रही है। तो जो उनका ड्यूरेशन था, जो उनका टाइम था, वह कब से कब तक था? एलिजाबेथन एज का 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक। नाउ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। You all have done graduation, you all have done post graduation, most of the people have done graduation and post graduation with English literature। जब आपने किया तो उस समय भी आपको इस सब से वाकिफ रहे होंगे कि एक एज है जिसका नाम एलिजाबेथन एज है। इस एज के कुछ राइटर्स को आपने पढ़ा होगा। अगर आपने राइटर्स को पढ़ा होगा तो हो सकता है कि आप उनके नाम से आप भली भांति परिचित है, यू आर फेमिलियर विद द नेम ऑफ दोज ग्रेट पर्सनालिटीज हु बिलोंग टू दिस एज। और आपको ये भी पता है कि इसके अलावा अगर आप राइटर का नाम नहीं सुने होंगे तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम रही हो कि वेदर वो उस एज से बिलोंग करते हैं कि नहीं बिलोंग करते हैं। तो दैट इज द सेकेंड पॉइंट। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि whenever you go with this era, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि उस समय का सिचुएशन क्या था, पॉलिटिकल सिचुएशन, कल्चरल कंडीशन, इसके अलावा जो है आपका लिटरेरी जो फ्लरिशिंग था लिटरेचर का वो किनके हाथों हुआ था। तो हम जो है स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसलिए हमें जो बात करनी है वो लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से बात करनी है। और ये कहा जाता है कि जो लिटरेचर है वह समाज का आईना होता है। इसका मतलब एलिजाबेथन एज में जो भी लिटरेचर लिखा गया उस लिटरेचर में एलिजाबेथन एज की झलक, उस लिटरेचर में एलिजाबेथन एज का कल्चर, उस वहां का आर्ट, वहां का सिविलाइजेशन, वहां का मैनर, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। सो व्हाट आई वांट टू से कि जब भी आप एज पर बात करिए तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि उस एज का टाइम क्या है, उस एज का नाम किसके नाम पर किया गया, क्या किसी राजा के नाम पर रहा है, किसी रानी के नाम पर रहा है, या किसी घटना के नाम पर रहा है। जैसे 21वीं शताब्दी का आदमी जो भी इस समय रह रहा है, तो जो एक कोविड-19 हुआ या एक बड़ी घटना थी जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। शायद या तो इतना बड़ा प्रभाव सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया में देखने को मिला होगा या तो जाकर के इस वायरस से। अब जो ये जनरेशन 21वीं शताब्दी वाली वो हमेशा अपने आप को कोविड-19 जनरेशन कहेगी। तो कोविड-19 एक इरा बन जाएगा, एक एक उसका असर जो है इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में, कल्चर में और एजुकेशन में जो हम लोग आज ऑनलाइन हो रहे हैं, इस तरह के तमाम जो बदलाव होंगे इसका डिस्कशन होगा। लोग ये जरूर बताएंगे कि मैं घरों में कैद था, एलियनेशन था, लोनलीनेस था, तमाम चीजें थी। व्हाट आई वांट टू टेल यू कि आज अभी हम इस दौर को अपनी आंखों से देख रहे हैं, कल हम जब इस नहीं रहेंगे और इससे संबंधित जो भी लिटरेचर होगा, जो लिखा जाएगा, जो मार्केट में आएगा, जब आने वाली जनरेशन उसको पढ़ेगी तो वह उसी लिटरेचर के आधार पर ही इसको जानने की कोशिश करेगी कि व्हाट हैपेंड। क्योंकि अब जो लिटरेचर होगा वह केवल प्रिंटेड नहीं होगा, वह ऑडियो विजुअल भी होगा। उस समय के तमाम इंटरव्यूज, तमाम वीडियोस दैट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड सो मेनी प्लेसेस, मींस देयर इज अनदर सोर्स ऑफ नॉलेज दैट इज सोशल मीडिया। पहले का जो जमाना होता था उसमें केवल किताबें थी, टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था। तो अगर हमें एलिजाबेथन एज के बारे में सही से जानकारी लेना है, जानना है, तो उसका जो मेन सोर्स होगा वह क्या होगा? वहां का लिटरेचर होगा।
because that time there was no radio, that time there was no social media, no social platform at all, where there was Facebook, WhatsApp, all these things, no, not at all. सो उस समय का जो लिटरेचर था वही टीवी थी, वही रेडियो था, वही व्हाट्सएप था, वही फेसबुक था, वही सोशल मीडिया था, सब कुछ वही था। तो जब आप उस समय के लिटरेचर को पढ़ने की कोशिश करिए तो आप ये जानने की कोशिश करिए व्हाट हैपेंड इन दैट एज। इफ यू वांट टू नो द लिटरेचर ऑफ दैट एज, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू वांट टू नो व्हाट हैपेंड इन दैट एज, यू हैव टू गो विद दोज लिटरेरी पीसेस। अब सवाल उठता है कि उस समय के जो लिटरेरी पीसेस थे, मैंने आपको कहा कि आपने एमए कर लिया, आपने बीए किया, यू ऑल आर स्कॉलर्स, you all are ultimately great learners if I use the word। तो आप सारे लोगों को पता है, हम लोग अपने आप को केवल रिफाइन कर रहे हैं, हम आप लोग अपने आप को केवल पॉलिश कर रहे हैं। आई एम नॉट डिलीवरिंग एनी स्कॉलरली लेक्चर, मुझे पता आप सबको जानकारी है इस बारे में, बस उसको सिस्टमेटिक ढंग से इन अ वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड मैनर आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बड़ी बोरियत वाली है, नो नॉट एट ऑल। उसका थोड़ा मेथड चेंज कर दीजिए, इंटरेस्ट आने लगेगा। सो हमने केवल उसको रिफाइन किया, पॉलिश किया, आपको उसको सिंपल वे में अपनी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में मैंने उसको पहुंचाने का मैंने काम किया। तो मैं बता रहा था कि अगर आपने इफ यू हैव डन ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन ऑलरेडी, यू नो व्हाट यू नो कि आपको शेक्सपियर पढ़ने को मिला होगा, शेक्सपियर के कई प्लेज आपने पढ़े होंगे, अभी मैं शेक्सपियर पढ़ा भी रहा हूँ। और आपको ये भी पता है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन 2013 के पीजीटी में, जहां तक मुझे याद है 2013 वाले पीजीटी में पूछा गया था कि शेक्सपियर किस एज से बिलोंग करते हैं, परहैप्स पीजीटी या टीजीटी किसी एक में आया। अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जिस एज को आप पढ़ रहे हैं एलिजाबेथन एज, इसी एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू विच एज, तो शेक्सपियर बिलोंग्स टू एलिजाबेथन एज। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जब आप एलिजाबेथन एज की बात करते हैं तो एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जा सकता है। आई एम नॉट गिविंग एनी टाइटल, आई एम नॉट सेइंग, द पीपल से, द क्रिटिक्स से, they address it as golden age of English literature. Why? Because you find the flourishing of literature in every field of life. You find the flourishing of literature in every field of life. In drama, in poetry, in prose, so many things you find। मैं केवल कुछ नाम ले रहा हूं। एडमंड स्पेंसर एक बड़ा नाम, आपको ये नोट कर लेना चाहिए। एडमंड स्पेंसर एक बड़ा नाम, जिस पर मैं बात करूंगा, उनके वर्क्स पर बात करूंगा, उनकी चीजों पर बात करूंगा। पोइट्री के फील्ड में जिनको पोएट्स पोएट कहा गया, कवियों का कवि, जबकि अभी इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत हो रही है, उसका एक दौर चल रहा है, लेकिन उनको इतनी बड़ी टाइटल दी गई कि वह पोएट्स पोएट। इसके अलावा फ्रांसिस बेकन प्रोज में फादर ऑफ इंग्लिश एसे। सो यू कैन अंडरस्टैंड। जस्ट आई वांट टू आस्क ओनली वन थिंग, कि क्या कोई ऐसा चीज है जो बचा रह गया इस एज में? क्या कोई ऐसा चीज है लिटरेचर में? क्रिटिसिज्म के फील्ड में सर फिलिप सिडनी। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपको कुछ नाम नोट कर लेना है। विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस बेकन, सर फिलिप सिडनी। कम से कम 4 ये नाम हर आदमी को जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है उसको पता होना चाहिए। इसके अलावा 2 नाम मैं और आपको नोट करवाऊंगा। उनमें से एक नाम है सर थॉमस यॉट, दूसरा नाम है हेनरी होवर्ड अर्ल ऑफ सरे। सर थॉमस यॉट, हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे। इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था सोनेट के फील्ड में था। इनका वर्क टॉटेल्स मिसलेनी 1557 में पब्लिश होता है, एलिजाबेथन एज से पहले। लेकिन उसका असर, उसका इंपैक्ट एलिजाबेथन एज में कितना ज्यादा था, इसको भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके अलावा एक चीज आपको और नोट करके रखना है, जो मैं अपनी क्लास में आपसे बात करूंगा, दैट इज यूनिवर्सिटी विड्स।
जो मैं छोड़ा था वहां पे, जब एज ऑफ रिवाइवल आपको मैं पढ़ा रहा था 100 इयर्स में, जिसमें मैं टॉमस किट की स्पेनिश ट्रेजेडी के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको जो है बताया था क्या कहते हैं लिलीज यूफ्यूज के बारे में बताया था, टॉमस लाज का रोजालिंड को लेकर के मैंने बात किया था। मतलब ये सब यूनिवर्सिटी विट्स का हिस्सा रहे हैं। शेक्सपियर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अभी एज यू लाइक इट की जब बात हो रही थी, टॉमस लाज का आया हुआ था रोजालिंड। और अगर आपको याद होगा कि तमाम और चीजों को लेकर के हमने बात किया था, स्पेनिश ट्रेजेडी को लेके बात हुई थी, स्पेनिश ट्रेजेडी के अलावा यू विल कम टू नो सो मेनी अदर थिंग्स आई हैव गॉन। सो वो जो पूरा का पूरा जो कंडीशन था, जो पूरा एक जर्नी थी, उस पार्टिकुलर कंडीशन और जर्नी को आप देखेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो उधर तो आपने बहुत कुछ किया, गार्बडा के बारे में, राल्फ राइस्टर डाइस्टर के बारे में, पेट्रार्च के बारे में, दांते के बारे में, मैकियावेली के बारे में, अगर आपको याद होगा ये सब चीजें जो है हम लोगों ने, विलियम कैक्सटन के बारे में, लिलीज का यूफ्यूज के बारे में, रॉजर एस्काम के बारे में, मैलोरीज मार्डी आर्थर के बारे में। यह एक चैप्टर था जहां पे रिनेशा जैसा मूवमेंट जो पूरे यूरोप में फैला हुआ था वह चल रहा था। वह दौर था पूरे यूरोप में परिवर्तन का। लेकिन इसी परिवर्तन का ही परिणाम है कि हम एक ऐसे एज में आते हैं जहां पर यह पीक पर होता। वह एज कौन सा? एलिजाबेथन एज। तो आप एक कह सकते हैं कि जो रिनेशा 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू हुआ, जो रिनेशा 15वीं शताब्दी में फ्रांस में आया, जो रिनेशा 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पहुंचा, वी फाइंड द कल्मिनेशन ऑफ दैट रिनेशा इन एलिजाबेथन एज। हम उसका कल्मिनेशन पाते, कल्मिनेशन ऊंचाई पर पाते। आई विल टेक ओनली 1 मिनट, जस्ट आई एम कमिंग सून। I think you all are getting my voice. Can anyone respond? Yeah, Preeti ji, ठीक, thank you. So so what I want to say कि whenever you go, आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखना है कि जितना भी मैंने आपसे डिस्कोर्स किया था, अ डिस्कोर्स वेदर ऑन एलिजाबेथन एज, डिस्कोर्स ऑन द मिडिल एजेस, डिस्कोर्स ऑन द एज ऑफ रिवाइवल, तो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, और मैं आपको उसको को रिलेट करता हुआ बता रहा हूँ ताकि कोई पॉइंट आपके माइंड में स्लिप ना करे। अगर मैं शेक्सपियर पढ़ा रहा हूँ एलिजाबेथन एज का, तो समझ लीजिए कि आपने एलिजाबेथन एज का बहुत सारा काम कर लिया है, लेकिन आपको और अलग से क्या करना पड़ेगा। अब आप कह सकते हैं कि सर हमारे सिलेबस में बेकर नहीं है, हमारे सिलेबस में सर फिलिप सिडनी नहीं है, हमारे सिलेबस में सर थॉमस यॉर्ट नहीं है, हेनरी हार्डर लवसरे नहीं है, यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है, क्रिस्टोफर मार्लो नहीं है। वाई you are telling about these writers? No, they are significant because जो पोर्शन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रखा गया है वह पोर्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें उस पर बात क्यों करना चाहिए, हमें उन सारे राइटर्स को क्यों जानकारी। मैंने बताया कि जो राइटर आपके यहाँ सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, उनका तो आपको बायोग्राफिकल स्टडी भी स्टडी करना पड़ेगा, कब पैदा हुए कब मरे। लेकिन जो राइटर सिलेबस में नहीं है, उनका उस पोर्शन की स्टडी करना पड़ेगा जो लिटरेरी टर्म से जुड़ा हुआ है, जो फॉर्म्स एंड मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। अगर आप सर फिलिप सिडनी की बात करेंगे, अगर उनका कंट्रीब्यूशन सानेट में है तो वह सानेट पता होना चाहिए।
अगर आप एडमंड स्पेंसर की बात करते हैं और अगर एडमंड स्पेंसर का कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह का, एडमंड स्पेंसर का कंट्रीब्यूशन अगर जो है पेस्टोरल पोयम को लेकर के है, एलिजी को लेकर के, जैसे कि एडमंड स्पेंसर ने जो है क्या किया था, एस्टोफल नाम का एलिजी लिखा था, तो वो चीजें आपको पता होना चाहिए। मैंने बात पहले भी किया था, फिर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि यू हैव टू बी अ स्कॉलर ऑन दीज राइटर्स, नो नॉट एट ऑल। आपको मैं नहीं कहता उनकी पूरी पोयम स्टडी कर लीजिए, बट इट इज एक्सपेक्टेड दैट कि यू हैव टू गेट सम बेसिक नॉलेज अबाउट दीज ऑथर्स। यू हैव टू बी फेमिलियर, आपको ना लगे कि आप कि एलिजाबेथन एज की तो आपने बात कर ली, लेकिन एलिजाबेथन एज में एक राइटर ऐसे भी था जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं। ये आपको पता होना चाहिए, ये राइटर एलिजाबेथन एज में आया, या पोएट रहा है, और पोयम पोएट अगर रहा तो उसने क्या क्या काम किया। अगर कोई इंपॉर्टेंट पोयम उसकी रही तो जनरल जानकारी आपको होना चाहिए। मैं आपको कोई पोयम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आपको जैसे जो है शेक्सपियर की ट्रेजेडीज कॉमेडीज स्टडी करा रहा हूँ आपको, वैसे मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जनरल पॉइंट जरूर बताऊंगा कि अगर एडमंड स्पेंसर रहे तो पोएट पोएट क्यों कहा गया, उनको जो है क्वीन एलिजाबेथ के दरबार में कौन ले गया, उनको पोएट पोएट का टाइटल किसने दिया, उन्होंने जो सानेट एमोरिटी लिखा वो किसको उन्होंने जो है डेडिकेट किया हुआ है, उन्होंने जो फेरी क्वीन लिखा तो वो एपिक की कैटेगरी में आएगी कि नहीं आएगी, शेफर्ड्स कैलेंडर को क्यों पेस्टोरल पोएम की कैटेगरी में रखा जाता है, एस्ट्रोफ और आपका एपिथैलेमियन क्या है, प्रोथैलेमियन क्या है, ये जनरल चीजें हैं जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप बेकन की बात करते हैं तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हैं, तो बेकन में मॉन्टेन में क्या सिमिलरिटी है, मॉन्टेन को फादर ऑफ ऐसे कहा गया, बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा गया, तो क्या दोनों के लिखने का तरीका एक जैसा है, या डू यू फाइंड एनी डिफरेंस एट ऑल। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, मैं आपसे अगर मुखातिब होता हूं इस तरह की चीजों को लेकर के, मैं चाहता तो मार्कर उठा सकता था, मार्कर उठा करके मैं कह देता ये एडमंड स्पेंसर है, इन्होंने ये लिखा, आप नोट कर लीजिए, आप भी चुपचाप हो जाते, मैं भी आराम से जो है चीजें कर लेता। लेकिन हर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के हर क्लास को लेने से पहले ये जरूरी है कि उसके पॉइंट को बताने से पहले मैं आपसे मुखातिब होऊंगा, बिकॉज इट विल इनलाइटन यू, because it will enlighten you, because it will just prepare you mentally कि what the strategy you have to make to understand history of English literature। यहाँ केवल एक का नहीं, किसी भी एज को अगर आप समझेंगे तो उसका जो बेसिक तरीका होता है, उसका जो बेसिक फार्मूला होता है, वो यही होता है। फार्मूला क्या है, तरीका क्या है, फार्मूला यही है, तरीका यही है कि जब आप उस फार्मूले को लेके चल रहे हैं, जब आप उस तरीके को लेकर के चल रहे हैं, तो आपको वहां पे वो बातें करनी चाहिए, उस स्ट्रेटजी के तहत करना चाहिए। कंपैरेटिव मेथड हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी भी एज को अगर पढ़ना है तो हमें कंपैरेटिव मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। यह जो एज है क्यों आया, इस एज के पहले जो एज आया था उनमें क्या दोनों में कोई सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटी, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, वह एज किसके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो एलिजाबेथन एज जो है वह इंग्लिश लिटरेचर के तीन पॉइंट, तीन चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, और थोड़ा सा क्रिटिसिज्म का भी बीज हम देखते हैं पड़ जाती है, किसके वर्क में, सर फिलिप सिडनी के वर्क में। सो मैं आपको बता रहा था कि यह जो एज है, इस एज के जो राइटर्स हैं, उन राइटर्स में आपको जो है क्या करना है, ये तो चार मेन है जो इस एज में आते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ राइटर्स हैं जिनकी स्टडी करना जरूरी है, जिनकी स्टडी किए बगैर जो है हमारा एलिजाबेथन एज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उन राइटर्स में मैंने यूनिवर्सिटी विट्स का नाम लिया कि वे सात थे, दे वर सेवन इन नंबर्स, स्टडीड ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज। क्रिस्टोफर मार्लो एक बड़ा नाम है जिसके लिए कहा जाता है कि ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इसके अलावा जो है थॉमस लाज का रोजालिंड को लेकर के कल बात हुई थी, कैसे थॉमस किट का स्पेनिश ट्रेजेडी को लेकर के बात हुई थी, लिलीज का यूफ्यूज को लेकर के बात हुई थी, थॉमस नैश का अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर और द लाइफ ऑफ जैक मिल्टन को लेके बात हुई है। मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी वे में वो चीज आई, जब मैं पिकारेस नॉवल पढ़ा रहा था तब। सो व्हाई दीज राइटर्स, व्हाट दे डिड, एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट एलिजाबेथ एलिज। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अलावा
एक जो पूरा एज ऑफ रिवाइवल है, जो मैं पॉइंट वाइज बात कर चुका हूँ, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, चाहे कोलंबस हो, वास्को डिगामा हो, गैलीलियो रहे हो, या उसके अलावा जो है कैक्सटन रहे हो, मेलोरिस का मॉर्डी आर्थर रहा हो, रॉजर एस्कॉम रहे हो, या जो है क्या कहते हैं कि इसके अलावा कैक्सटन का प्रिंटिंग प्रेस प्लस उनकी जो किताब का रहा हो, तो यू विल कम टू नो कि जितना भी हम लोगों ने बात किया, जितना भी बातें हुई है, उन सब चीजों को लेकर के हमें समझने की कोशिश करना है। इंग्लिश की पहली ट्रेजेडी गॉर्बडक रही है, पहली कॉमेडी राट राइस्टर ड्राइस्टर रही है, थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी रहा है, और इसके अलावा मतलब यू विल कम टू नो सीनेकन ट्रेजेडी रहा हो, या और भी जो दांतेस का डिवाइन कॉमेडी रहा हो, उनका इन्फर्नो रहा हो, पेट्रार्च का ह्यूमनिज्म रहा हो, और उस एज की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रही हो, लामार्टाइन ने क्या कहा था, टेन ने क्या कहा था, ये सारी बातें हमने किया हुआ था। लेकिन वही बातें दोबारा रिवीजन में आई। अब आपको कुछ पॉइंट है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी है इस एज को समझने के लिए। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने आपको बताया कि 1558 से 1603 तक एलिजाबेथन एज किसके नाम पर, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पर। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि जब आप एलिजाबेथन एज की बात करते हैं तो क्वीन एलिजाबेथ जिस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी उसका क्या नाम है, स्टुअर्ट डायनेस्टी, जो आपको लिखने वाली चीज, अभी तक तो डिस्कशन में चल रहा था। तीसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो यह एज था, इस एज के राइटरों में चार राइटर आपको ध्यान में रखने हैं। एक राइटर आपका कौन है, एडमंड स्पेंसर, पोइट्री के फील्ड में, ड्रामा के फील्ड में विलियम शेक्सपियर, प्रोज के फील्ड में फ्रांसिस बेकन, और एज अ सोनेटियर एंड क्रिटिक सर फिलिप सिडनी। ये चार तो आपको इस एज में पढ़ने होंगे। बाकी पहले की बातें मैं बता चुका कि यूनिवर्सिटी विट्स का जिनको जिनको पढ़ना है, या और भी जिन चीजों को लेकर के आपको पढ़ना है, बात करनी है, उस पर मैं कर चुका। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये कहा था कि आपको कंपैरेटिव मेथड एडॉप्ट करना है, और उस कंपैरेटिव मेथड में ये समझने की कोशिश करना है व्हाट द सिमिलरिटी या डिसिमिलरिटी डू यू फाइंड बिटवीन द टू एजेस रिनेशा। तो जो रिनेशा है, जो एलिजाबेथन एज है, हमने आपको पहले बता दिया कि रिनेशा वाज अ पैन यूरोपियन मूवमेंट। इट स्टार्टेड इन इटली इन 14th century and in France in 15th century and in England in 16th century. So Elizabethan age was the culmination of Renaissance. Write down the first point. It was an age of the culmination. Culmination. Culmination of Renaissance. जो एलिजाबेथन एज था, यह रिनेशन का कल्मिनेशन था। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कल्मिनेशन, अपनी ऊंचाई पर था, रिनेशन अपने सबाब पर, तो वह उसका कल्मिनेशन रहा। एक पॉइंट आता है, इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ रिनेशन। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है या जो ध्यान में रखना है कि इट वाज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट वाज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज एन एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पिरिटी। जो एलिजाबेथन एज था, यह जो एज था, यह पीस और प्रॉस्पिरिटी का एज था। यह एक अदर पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है या जो आपको ध्यान में रखना है। इट वॉज एन एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पिरिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज एन एज ऑफ ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म, पैट्रियटिज्म एंड कल्ट ऑफ ब्यूटी। जो चार पॉइंट आपने वहां लिखा था, वो चारों पॉइंट यहां पर लिखना है। इट वॉज एन एज ऑफ ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिज्म कामा करके, ह्यूमनिज्म कामा, इंडिविजुअलिज्म कामा, पैट्रियटिज्म PATRIOTISM पैट्रियटिज्म कामा, एंड कल्ट ऑफ ब्यूटी। यह जो एज था ह्यूमनिज्म का एज था, इंडिविजुअलिज्म का एज था,
और साथ ही साथ किसका एज था? कल्ट ऑफ ब्यूटी का एज था, साथ ही साथ पैट्रियटिज्म का एज था। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू कि हमेशा हमें उस पॉइंट को देखना है कि ये पॉइंट कहाँ था? रिनेशा में था, ये पॉइंट मिडिल एज में नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमें ये पॉइंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट करके आपको लिखना है, इन दिस एज ड्रामा फ्लरिश्ड, इन दिस एज इंग्लिश ड्रामा फ्लरिश्ड। इस एज में जो इंग्लिश ड्रामा है वह फ्लरिश करता है काफी ज्यादा। 37 प्लेज एक आदमी ने लिखा, क्रिस्टोफर मार्लो ने बहुत सारे प्लेज उन्होंने लिखा, और भी लोगों ने लिखा। तो जितना ज्यादा काम एलिजाबेथन एज में ड्रामा पर हुआ, यू कांट फाइंड इवन इन अदर एजेस, कभी दूसरे एज में भी उतना काम नहीं हुआ था। या तो आपको ड्रामा यहाँ पे देखने को मिलेगा, या तो फिर सीधे चल करके मॉडर्न एज में। इसीलिए मॉडर्न एज को भी कहा जाता है कि मॉडर्न एज वाज द एज ऑफ द रिवाइवल ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री। ड्रामा का बेहतरीन काम हुआ है किसके हाथ में? शेक्सपियर के हाथों से, एलिजाबेथन एज में। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपने देखा कि ड्रामा में काम हुआ एलिजाबेथन एज का, उसमें रहा, तो जो ड्रामा है, अगर मैं ये कहूं कि ड्रामा रियली में क्या था, कि ड्रामा वॉज, यू कैन से कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइफ ऑफ एलिजाबेथन, मीन्स द पीपल ऑफ एलिजाबेथन एज। यू कैन जस्ट नोट डाउन हियर, ड्रामा ऑफ दिस एज रिफ्लेक्ट्स, drama of this age reflects the lives of Elizabethan people, the lives of the people of Elizabethan age या Elizabethan people। जो ड्रामा था वह सही मायने में इस एज के लोगों की जिंदगी को क्या करता है? जी, आई एम जस्ट, या आई एम टेलिंग यू कि द ड्रामा ऑफ दिस एज reflects the lives of the people of Elizabethan age। जस्ट आई वांट टू नो, क्या मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं क्या? ठीक, ओ ओके। इट रिफ्लेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ एलिजाबेथन एज। अब आप कहेंगे सर कि आपने केवल क्यों इसी के बारे में कहा कि ये रिफ्लेक्ट करता है, क्यों नहीं वाई आर यू नॉट सेइंग अबाउट पोइट्री, वाई आर यू नॉट सेइंग अबाउट प्रोज? आपको ये ध्यान में रखना है कि मेन ऑफ एलिजाबेथन वर दे वर द मेन इन एक्शन। एलिजाबेथन एज के जो लोग थे, देवर मेन इन एक्शन, वे मेन इन एक्शन थे, मतलब वे एक्शन में विश्वास करते थे। और आपको पता है कि ड्रामा में क्या होता है, एक्शन उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये पॉइंट आप जरूर लिख लीजिएगा। एलिजाबेथन पीपल वर, एलिजाबेथन पीपल वर द मेन ऑफ एक्शन, द मेन इन एक्शन, they were the men in action, या Elizabethan people were the men in action, comma, action is the basic characteristics of drama, action is the basic characteristic of drama। फुल स्टॉप के बाद their actions was performed performed with the help of characters on stage
their actions was performed with the help of characters on stage। मैंने आपको एक पॉइंट बताई, आपको क्वेश्चन जनरली ये डिस्कस किया जाता है कि आखिर क्या रीजन था कि ड्रामा इतना ज्यादा फ्लारिश करता है, एपिक उतना ज्यादा फ्लारिश नहीं करता, और चीजें उतनी ज्यादा फ्लारिश नहीं करती। तो जो एलिजाबेथन एज के जो लोग थे, अभी जो सैकड़ों साल तक वो सोए हुए थे, वे जागते हैं और उनके अंदर एक जुनून है कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग। तो वह जो जुनून है, वह जो स्पिरिट है, उस जुनून और स्पिरिट को लेकर के वे हमारे बीच में आते हैं। और इसी वजह से मैंने लिखवाया कि देवर मेन इन एक्शन, वे लोग ऐसे थे जो एक्शन में विश्वास करते थे, और उन्होंने क्या किया किया, और जमीन पर वो चीजें नजर आती हैं। इसीलिए ड्रामा इस एज में फ्लारिश करता है, और उनकी सारी चीजें हमें कहाँ पे दिखाई पड़ती हैं, ड्रामा में दिखाई पड़ती हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि यू हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स कि व्हाई ड्रामा, व्हाई एक्शन, व्हाई यू फाइंड कि tragedy. Actually, if you go with Elizabethan means drama written by William Shakespeare, तो आपको क्या नहीं मिलेगा? जीवन का हर एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा। खुशी भी है, गम भी है, टीयर्स भी है, स्माइल भी है, जॉयस भी है, सारोज भी है, लाइफ भी है, डेथ भी है, रोमांस भी है, ट्रबल भी है। सब कुछ आप पाएंगे, और यही जिंदगी है, यही जिंदगी का दो एस्पेक्ट है, लेकिन वह डिफरेंट डिफरेंट ढंग से दिखाया गया है। रिलेशनशिप, सारे रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप मिनिस्टर्स कोर्टियर्स का किंग के प्रति, हस्बैंड का वाइफ के प्रति, लवर का बिलव्ड के प्रति, सन्स का डॉटर्स के प्रति। किंग लियर में क्या है? डॉटर्स और फादर का। ओथेलो में क्या है? हस्बैंड वाइफ को लेकर के। मैकबेथ में क्या है? कोर्टियर मिनिस्टर्स किंग को लेकर के। जितने कॉमेडीज हैं, वो सारी कॉमेडीज में आप देखेंगे। कौन सी प्रॉब्लम ऐसी जो नहीं ली गई है? चाहे रेशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कम्युनल प्रॉब्लम हो, चाहे कलर फीलिंग्स हो, चाहे पैट्रियटिज्म का बात हो, चाहे इंडिविजुअलिज्म की बात हो, जो अभी मैंने बताया, चाहे कल्ट ऑफ ब्यूटी की बात हो, जितनी भी चीजें हैं, सब चीजें रखी गई हैं। इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की बात हो, कॉमेडीज में जॉन रस्किन ने खुद कहा कि शेक्सपियर की कॉमेडीज में देयर आर नो हीरोज बट या बट मींस ओनली हीरोइंस। सो यू विल कम टू नो कि उन्होंने जहां पे लव की बात थी, रोमांस की बात थी, इमोशंस की बात थी, फीलिंग्स की बात थी, जिस उन्होंने फीमेल कैरेक्टर को रखा, चूंकि वे इन सब चीजों के लिए उनकी नजर में सुटेबल है, या ये नेचुरल एट्रीब्यूट्स है जो उनमें पाया जाता है। जहां पे एक्शन की बात आई, बैटल की बात आई, वॉर की बात आई, कटिंग द थ्रोट ऑफ एनिमीज की बात आई, जहां पे डिस्मेइंग और टेरिबल हॉरिबल एटमॉस्फेयर था, वहां पे शेक्सपियर ने किसको रखा? मेन को रखा। ट्रेजिडीज पूरा इसी आधार पे, क्योंकि उनका एक कहना था जो ये नेचुरल एट्रीब्यूट्स है, यह मेन में, मेन का स्पिरिट कुछ ऐसे ही होता है। और कहीं कहीं पर उन्होंने लेडीज को भी उसमें ला के रख दिया। लेडी मैकबेथ को आप देख लीजिए, मैचलेस कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर। उन्होंने नहीं कहा कि केवल एम्बिशन आदमियों में पाया जाता है, एम्बिशन औरतों में भी पाया जाता है। और लेडी मैकबेथ एक ऐसा एग्जाम्पल है जो ये दिखाती है कि जितना मैकबेथ के अंदर एम्बिशन नहीं राजा बनने की, उससे ज्यादा ख्वाहिश लेडी मैकबेथ में है कि वह रानी बनना चाहती है, और रानी बनने के लिए वो अपने मदरहुड तक को जो है क्या सेक्रीफाइस कर देती है। अगर आप जो है बात करेंगे कि रिलेशनशिप का, तो रिलेशनशिप हैमलेट से बेहतरीन कहाँ पे दिखाया जा सकता है? चाचा कैसे जो है मींस हैमलेट का जो चाचा कैसे अपने भाई का मर्डर करते हैं, फिर उन्हीं की वाइफ से शादी कर लेते हैं। फिर हैमलेट में एक कॉन्सेप्ट जो रिवेंज का कॉन्सेप्ट है, तो आप देखेंगे एलिजाबेथन एज में रिवेंज एक बहुत बड़ा पॉइंट था। सोसाइटी का रिफ्लेक्शन, वहां के कल्चर का रिफ्लेक्शन, कि ज्यादातर समाज एरिस्टोक्रेटिक था, एरिस्टोक्रेटिक की ही बात होती थी, वही लोग ड्रामा में नजर आ रहे हैं, वही लोग लिटरेचर में नजर आ रहे हैं। ये तो पोइट्री थी जहां पे थोड़ा थोड़ा बदलाव आता है, लोगों ने अपनी बिलव्ड के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। लेकिन ड्रामा में एक्शन था, और एक्शन किससे रिलेटेड रहा है? एरिस्टोक्रेटिक क्लास, किंग्स है, क्वींस है, लैंडलॉर्ड्स है, फ्यूडल सिस्टम है, उससे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, चाहे आप चाहे साइकी होगा,
चाहे ह्यूमन नेचर की बात होगी, चाहे रिलेशनशिप की बात होगी, नेचुरल एट्रीब्यूट्स की बात होगी, या जिस सोसाइटी में वे लोग रह रहे थे वहां का कल्चर होगा, वहां का मैनर होगा, वहां का एटीट्यूड होगा, वह सब का सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप ड्रामा की बात करेंगे तो स्पेशली उसमें किसका कल्चर, किसका एटीट्यूड, एरिस्टोक्रेटिक लाइफ, किंग्स क्वींस। लेकिन वे किंग्स और क्वींस ऐसे प्रेजेंट किए गए हैं कि दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, दे आर आल्सो मेन एंड वीमेन, they also cry, they also lament, they have also emotion, they have also feelings, they also uh, means uh, enjoy life। वे भी जो है लाइफ को एंजॉय करते हैं। tears also come from their eyes and it just passes through cheek, so you will come to know they have also pain, they have also stain। जो एक आदमी, जो नॉर्मल आदमी है, जो मिडिल क्लास का होता है, जो लोअर क्लास का होता है, जो उसकी समस्याएं हैं वही उनकी भी समस्याएं हैं, क्योंकि दिस इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ, इट्स द नेचुरल एट्रीब्यूट। नोक झोंक तकरार हर जगह पे है, वरना पोर्सिया को क्या कहने की जरूरत है कि आप मर्सी दिखाइए, दया दिखाइए। एनमिटी है, हॉस्टिलिटी है जिस सोसाइटी में, ऐसा आप नहीं कह सकते कि उस समय का सोसाइटी आइडियल था, सभी लोग अच्छे थे, वहां बुराई नाम की कोई चीज नहीं थी। अगर शायलाक में बुराई है किसी चीज को लेकर के, तो कोई ना कोई दूसरी बुराई और भी कैरेक्टर में है। अगर वह मनी उधार देते हैं लोगों को हैवी इंटरेस्ट पर, तो एक और नेचर दिखाया गया, वह कौन सा नेचर रहा है, कम्युनल फीलिंग्स को लेकर के दिखाया गया है। अगर ओथेलो में जेलसी है, तो जेलसी के साथ साथ एक रेशियल प्रॉब्लम, कलर फीलिंग्स की भी बात की गई है। मैकबेथ में अगर इविल एम्बिशन है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवेंज हैमलेट में दिखाने की कोशिश की गई है। अगर मेल की ब्रेवरी को दिखाया गया है, तो फीमेल की इंटेलिजेंस को भी दिखाया गया कॉमेडी में। कहीं पे नहीं कहा कि उन्होंने फीमेल को अंडर एस्टिमेट किया है, नो नॉट एट ऑल। और ब्यूटी केवल उन्होंने फिजिकल ब्यूटी की तारीफ नहीं की है। यू कैन जस्ट गो विद हिज सोनेट ट्रू लव, लव की बातें होने लगी थी। लव के साथ साथ उस ट्रू लव की बात जिसको हम ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं, लस्ट और पैशन नहीं था कि देयर इज ओनली द हंगर ऑफ बॉडी, कि केवल शरीर की भूख है। शरीर की भूख की बात ट्रू लव में नहीं कही गई है। तो हम जिस एज में आते हैं, हम जिस एज की बात कर रहे हैं, वहां पे साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, वहां पर जो है ह्यूमनिज्म भी है, वहां पे रिस्पेक्ट भी है, ऑनर भी है, और इंसान को इंसान बनाने की बात चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो कुछ गलत हो रहा है, उस गलत का परिणाम गलत ही होता है। जितनी ट्रेजिडीज है, उसका शायद यही बताने का मकसद था कि कैरेक्टर इज डेस्टिनी एंड डेस्टिनी इज कैरेक्टर को लेकर के, एज यू सो यू विल रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। सो यू विल कम टू नो पूरा का पूरा चीज। आप ये बता दीजिए कि एलिजाबेथन एज में जो शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा, क्या आपको सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स नहीं नजर आता? वाई डू यू फाइंड सुपर नेचुरल कैरेक्टर? वाई डू यू फाइंड, वाई डू यू नॉट फाइंड सुपर नेचुरल कैरेक्टर इन मॉडर्न प्लेस? क्योंकि जो एलिजाबेथन एज था, उस एलिजाबेथन एज पर अभी द मिडिल एजेस का इंपैक्ट रहा है। वहां के लोग प्रोबेबली जो है शायद चुड़ैलों में, भूत में, इस पे विश्वास करते थे, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स में विश्वास करते थे। अगर द मिडिल एजेस में सुपरनेचुरल कैरेक्टर के रूप में फेरीज आती हैं, नाइट आती हैं, और साथ ही साथ जो है एंजल की अगर हम बात करते हैं, अगर वे सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स है, तो सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स का एक और रूप था, गोस्ट भी था, विचेस भी था। शेक्सपियर ने बखूबी इसको दिखाया। शेक्सपियर हैज प्रेजेंटेड दिस सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स इन हिज प्लेस। तो दिस इज व्हाट यू कांट से कि दिस इज ओनली द थॉट ऑफ शेक्सपियर, नो नॉट एट ऑल। By presenting these characters, Shakespeare wants to tell the mentality of the mass, the mentality of the people, the particular mindset. He is still the people are believing in supernatural character. Some are omen, O-M-E-N, some are ill omen. कुछ कुछ जो है क्या कहते हैं, शगुन के प्रतीक हैं, कुछ अपशगुन है उसमें। So you will come to know why these things, how the things are going to change. जब मैंने आपसे जॉन वाइक्लिफ किया, मैं कंपैरेटिव मेथड पे बात करता हूं। जब मैंने जॉन वाइक्लिफ पे बात किया था, जब मैंने बाइबल के ट्रांसलेशन को लेके बात किया था, जब मैंने जो है कैंटरबरी टेल्स के 2-3 कैरेक्टर्स का नाम प्रायोरिस को लेके बात किया था, मांग को लेकर के बात किया था,
तो आपको क्या नजर आता था रिलीजन आपके माइंड में? मैंने आपको शेक्सपियर की इतने प्लेस पढ़ा दिए, डू यू फाइंड इन एनी प्ले रिलीजियस स्पिरिट? आपको मिला कहीं पे बाइबल के कैरेक्टर, कहीं पे रिलीजन, कहीं पे जो है गुड फ्राइडे की बात, कहीं पर आपको ऐसा लगा कि जो है क्या कहते हैं कि हम जो है क्रिसमस की बात उसमें की गई हो शेक्सपियर के प्ले में, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि जो रिलीजन में जो इंसान जकड़ा हुआ था, वह जो रिलीजन की जो जकड़ थी, वह इंसान उससे बाहर निकल चुका है। कब? 100 सालों में, 1450 से 1550 तक। अब उसकी सोच बिल्कुल बदल गई है। वह इंडिया के कॉन्टेक्ट में आया, अमेरिका के कॉन्टेक्ट में आया। देयर इज द डाइवर्सिटी एंड प्लूरैलिटी, डाइवर्सिटी एंड प्लूरैलिटी इन कल्चर, डाइवर्सिटी एंड प्लूरैलिटी यू विल कम टू नो इन आपका मैनर, एटीट्यूड, उन सब में वह देखने को उसको मिला। और एक स्पिरिट जगी, वह कौन सी स्पिरिट थी? दैट वाज द स्पिरिट ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म, दैट वाज द स्पिरिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड नेविगेशन। तो याद होगा जब मैं आपको रिनेशा पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था यह जो रिनेशा है, यह एज जो है नेविगेशन का एज था, यह जो ग्लोबलाइजेशन का एज था। कोलंबस की यात्रा, अमेरिका की डिस्कवरी, वास्को डिगामा की यात्रा, इंडिया की खोज, ऐसे न जाने कितनी चीजें हुई। तो उस समय क्या क्या लोग एरोप्लेन से आए थे? क्या लोग रेलवे से आए थे? नहीं, नेविगेट किए थे, समुद्री यात्रा के माध्यम से आए थे। तो इस नेविगेशन ने लोगों का जो माइंड ब्लॉक था उसको खोला कि समुद्र के उस पार है। ऐसा नहीं कि केवल इंसान यूरोप में ही बसे हुए हैं, यूरोप के अलावा भी एशिया है, अफ्रीका है, वहां पर भी लोग हैं। वहां की कल्चर है, वहां की आबो हवा है, वहां का क्लाइमेट है, वहां की सोच है, वहां के लोग हैं। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ के बारे में बात की जाती है। अगर कांटेक्ट में ना आए होते तो अगर अब आप आगे चल के जब आप रेस्टोरेशन एज पढ़ेंगे, हीरोइक ट्रेजेडी पढ़ेंगे, तो हीरोइक ट्रेजेडी में जॉन ड्राइडेन ने औरंगजेब के नाम पर भी ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी लिखा हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिश होना, ईस्ट इंडिया कंपनी की एलिजाबेथ के समय में इस्टेब्लिश हुई 1600 ईस्वी को। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? बिजनेस, कॉमर्स, कमर्शियलाइजेशन चीजों का। सो आपको ये चीज समझना, ऐसा नहीं कि जब आपके माइंड में ये आता है कि लिटरेचर का मतलब केवल ऑथर, उन्होंने जो पोयम लिख दिया उस पोयम को पढ़ लिया जाए, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, तो यह बहुत नैरो थॉट है। लिटरेचर या और अदब का मतलब ये होता है कि जिस एज में वह लिखा गया, वह उस एज की आवाज है। और वह आवाज जो है किसके किससे किससे रिलेटेड है? वहां की सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, वहां के कल्चर से रिलेटेड है, वहां की लाइफ से रिलेटेड है। वह उस लिटरेचर में उस समय की क्रांति का भी जिक्र होगा, उस समय जो आंसू बहे होंगे उसका जिक्र होगा, जो उस समय की स्माइल होगी उसका जिक्र होगा, जो उस समय की तब्दीलियां आई होंगी, जो उस समय के विचार होंगे, जो उस समय के बदलाव होंगे, उसका जिक्र होगा। सो मेनी थिंग्स यू विल फाइंड। लिटरेचर का मतलब ये नहीं है कि केवल एक लाइन लिखी गई, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, और हमें एक्सप्लेन कर देना है। वेन एवर यू स्टडी एनी इरा और एनी पीरियड, ऑलवेज कीप इट इन योर माइंड। और एलिजाबेथन जो एज था, यह तो एज ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी का था। अभी तक तो मैंने जितनी बातें लेकर के कही, किसको लेकर के कही है? शेक्सपियर को लेकर के कही थी। शेक्सपियर ने अपने वतन में, उनमें इतना वतन परस्ती थी कि उन्होंने अपने वतन को पैरेलल करना चाहा। किसके पैरेलल करना चाहा? इटली के, रोम के। जैसे वहां का लिटरेचर था वैसे उन्होंने सोचा। और यही रीजन है कि उन्होंने वहां के किंग्स को, क्वींस को पढ़ा। उन्होंने एंटनी और क्लियोपैट्रा लिखा, रोमियो एंड जूलियट लिखा, जूलियस सीजर लिखा। तो वहां देखा कि वहां ब्रेवरी कैसे है। वहां पे उन्होंने देखा कि वहां के किंग्स कितने लॉयल है, कितने वहां के किंग्स क्या किए, वहां की प्रजा कितनी लॉयल रही है। ही सा दीज थिंग्स, ही फाउंड दीज थिंग्स और अप्लाई किया। इसीलिए उन्होंने अपने यहाँ का हिस्टोरिकल प्ले लिखा और अपने यहाँ के किंग्स को उनके पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की। अब आप अगर इन सब की बात छोड़ दीजिए, ये तो बड़े राजाओं की बात, उनके घरानों की बात, उनकी बात हुई है। मैं कॉमन आदमी की बात करता हूँ कि यू कैन जस्ट आस्क द क्वेश्चन, वेयर इज द कॉमन मैन? कॉमन मैन ऑफ दैट एज यू फाइंड इन द पोइट्री।
उस समय का जो कॉमन मैन वो पोइट्री में नजर आएगा। मैंने कुछ चीजें बताई है, एस्ट्रोफेल और स्टेला। सोनेट है सर फिलिप सिडनी का, अपने बारे में बात करते हैं, अपनी बिलव्ड के बारे में बात करते हैं। एमोरिटी कलेक्शन ऑफ सोनेट है एडमंड स्पेंसर का, अपने बारे में, अपनी बिलव्ड एलिजाबेथ बॉयल के बारे में बात करते हैं। सो यू विल कम टू नो टॉटल्स मिसेलिनी कलेक्शन ऑफ सोनेट है, किसका कलेक्शन, हेनरी हार्ड अल्लाह सर थॉमस यॉर्ड का, अपने बारे में बात किया है। लव का उनका जो आइडिया उसको लेकर के उन्होंने बात किया हुआ है। सो ये जो पूरा सिस्टम था, आपको हर चीज नजर आएगी, इमोशंस है, फीलिंग्स है, जज्बात है, सब्जेक्टिविटी है, पर्सनालिटी है, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। कोई चीज ऐसा नहीं जो आप नहीं पाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट। और जिस चीज को आप पाते हैं कि इस चीज किस रूप में लिखा गया, सोनेट के रूप में लिखा गया, लिरिक के रूप में लिखा गया, एलिजी के रूप में लिखा गया, और साथ ही साथ लॉन्ग नैरेटिव पोएम या एपिक का माइनर भी आता है। सोनेट मैंने बात कर दिया, लिरिक आपको पता है बहुत सारे लिरिक्स, एपिथैलेमियन है, प्रोथैलेमियन है, सो मेनी लिरिक्स लिखा गया। और इसके अलावा आपको ये भी पता है कि उस समय क्रिटिसिज्म, इतना इंटेलेक्चुअलिटी आ गई थी कि सिडनी जो है बात करते कि पोइट्री कौन है, पोएट कौन है। सिडनी कहते हैं कि पोएट जो है वह सीयर है, वह प्रॉफिट है, पोएट को लाइटली ना लिया जाए। जिस पोएट और पोइट्री के बारे में अरिस्टोटल से पहले प्लेटो ने बात किया था रिपब्लिक में, फिर अरिस्टोटल ने पोएटिक्स में बात किया, वो चीजें आप देखेंगे कि सर फिलिप सिडनी बात करते हैं। एन एपॉलजी फॉर पोइट्री करके उनका एक क्रिएशन है। तो क्या एलिजाबेथन एज में ऐसा नहीं लगता कि जो रोम में, जो ग्रीक में जैसा कल्चर, जैसा सिविलाइजेशन, जैसा आर्ट, जैसा लिटरेचर वहां था, इंग्लिश पीपल कोशिश कर रहे हैं कि वैसा करने के लिए? क्यों? क्योंकि उनको अपने क्वीन का नाम, अपने वतन का नाम उसको बढ़ाना था। किसी भी राष्ट्र का जो आर्ट है, जो कल्चर है, जो लिटरेचर है, जो वहां का अपना थॉट है, आइडियोलॉजी है, वो उस राष्ट्र की का क्या होता है, उस राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होता है, उस राष्ट्र की सोच को बयां करता है। द सेम थिंग वी फाइंड हियर। दे वर कॉन्शियस, they were conscious what they have to write, in what way they have to work, what they have to do for their queen, for the people, for the nation। अपनी रानी के लिए क्या करना है, राज्य के लिए क्या करना है, राज्य में रहने वाले लोगों के लिए क्या करना है, किस तरह की बातें करनी, कैसे अपने राष्ट्र की आइडेंटिटी वर्ल्ड लेवल पे या यूरोप में इस्टेब्लिश करना। क्योंकि कंपटीशन हो गया था, फ्रांस का कंपटीशन इंग्लैंड से, इंग्लैंड का कंपटीशन फ्रांस से, उसका कंपटीशन उससे, मैं आगे निकल जाऊं, मैं आगे निकल जाऊं। इस कंपटीशन में उन्होंने इतना बड़ा काम कर डाला। आप कुछ न करिए, आप केवल बेकन की बात उठा लीजिए। बेकन के जितने एसेज आप पढ़ते हैं, आप मुझे केवल एक चीज बता दीजिए, क्या बेकन ने अपने एसेज में कोई जनरल बात अपने बारे में कही है? नो, नॉट एट ऑल। बेकन के हर एसेज में इंफॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, टीचिंग्स है, और साथ ही साथ जिंदगी में कैसे कोई काम किया जाए, जिसको हम प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, वो है। क्या इस तरह का ज्ञान आप द मिडिल एजेस में पाते हैं? क्या इस तरह का डिबेट आप पाते हैं कि पढ़ाई का क्या महत्व है? द मिडिल एजेस में तो लोगों को, इवन अगर कोई आदमी ट्रांसलेशन का काम करता था, तब उसको फांसी पे लटका दिया जाता था, सूली पे चढ़ा दिया जाता था, आग के हवाले कर दिया जाता था। तो यह बदलाव है एलिजाबेथन एज में, द मिडिल एजेस में, और उसके पहले या उसके या एज ऑफ रिवाइवल में, ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। कम से कम लोग फ्री हैं, जो उनकी सोच है उस सोच को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। they have freedom, what they want to do, what they want to write, what they want to express, वे उसको कर रहे हैं। वरना आप स्टडीज जैसा खूबसूरत ऐसे ना आ पाता। आप स्टडीज जैसा ऐसे जो 16वीं शताब्दी में आपका आया हुआ है, जो आज आप 21वीं शताब्दी में 500 साल बाद भी पढ़ रहे हैं, आप खुद इसको समझ सकते हैं कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है। व्हाई डू यू स्टडी ऑफ रिवेंज, ऑफ मैरिज, कोई भी बात, मतलब मैं उस एज के राइटर्स को लेकर के बात कर रहा हूं कि उन्होंने किस टॉपिक पे बात नहीं किया। सो मेनी थिंग्स यू फाइंड, सो मेनी थिंग्स वी फाइंड, एंड वी कम टू नो कि हाँ ये सब चीजें नजर आती हैं।
सो मेरा जो मकसद है आपसे इंटरेक्ट होने का, या जो मेरा पर्पस है आपसे इंटरेक्ट होने का, वो यही था कि एलिजाबेथन एज को बेहतरीन ढंग से आप तक मैं पहुंचा सकूं, आपको मैं बता सकूं, और चीजों को मैं आपको रख सकूं, ताकि आप एक माइंड मेकअप हो जाए कि इंग्लिश लिटरेचर जो आप पढ़ते हैं वह इसका नाम नहीं है कि राइटर कौन है, उनका जन्म कब हुआ, कब मरे। इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी का मतलब कि उस समय का जो एज है वह आपको उस समय की कल्चर, उस समय का सिविलाइजेशन, उस समय की आइडियोलॉजी, उस समय का जो 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 भी खुशी, गम, आंसू, जॉय, प्लेजर, डिलाइट, जो कुछ भी उन्होंने है या जो जिंदगी उन्होंने जी है, यह उसके रिफ्लेक्शन का नाम है। बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग द हिस्ट्री की, दैट इज द रिकॉर्डिंग ऑफ फैक्ट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। आप हिस्ट्री वाला वो वाला हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं। आप अगर हिस्ट्री पढ़ें, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, उसके साथ वर्ल्ड लिटरेचर जुड़ा हुआ है, तो उस हिस्ट्री और इस हिस्ट्री में कुछ तो फर्क होगा। तो these were the point, these were the things which I've shared with you. And I think now it's 9:15 या 9:16, and within 1 hour या within 50 minutes मैंने सारे पॉइंट्स को समेट दिया है। अब जब भी मैं क्लास में, हाँ, जब भी मैं मतलब अगली बात करूंगा तो उसमें मैं आपसे जब मुखातिब होऊंगा जो राइटर्स और उनके वर्क्स को लेकर के। लेकिन एक चीज आपके माइंड में जरूर आ गया है कि यह जो एलिजाबेथन एज था, यह गोल्डन एज था, यह पीस और प्रॉस्पिरिटी का एज था, और यह रिलीजियस टॉलरेंस का एज था। मुझे नहीं लगा पता कि मैंने ये पॉइंट लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। इट वाज एन एज ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, इट वाज एन एज ऑफ नेविगेशन और नेवी ग्लोबलाइजेशन, कोलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, इन सब की चीजें होती हैं। इफ यू हैव नोटेड डाउन तो सो गुड, अगर नहीं आपने नोट किया तो ये सारे शब्द आपको पता होना चाहिए कि कोलोनियलिज्म था, इंपीरियलिज्म था, नेविगेशन था, ग्लोबलाइजेशन था, साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें शुरू हो गई थी, और एक तरह से कहा जाए कि मॉडर्निज्म की जो बातें होती हैं वो यहाँ से शुरू होता, आधुनिकता की झलक देखने को यहाँ पे मिलती है। ह्यूमनिज्म है, इंडिविजुअलिज्म है, पैट्रियोटिज्म है, और रिलीजियस टॉलरेंस है। साथ ही साथ सेकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, धर्म को ही लेकर के बात नहीं हो रही बल्कि सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब कि हम दुनियावी चीजों को, किसी एक धर्म को लेके बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम आदमी की जो समस्याएं हैं, जो चीजें हैं, उसको लेकर के यहाँ पे बात हो रही है। अनडाउटली एरिस्टोक्रेटिक लाइफ का रिफ्लेक्शन है, किंग्स के बारे में, क्वींस के बारे में, लैंडलॉर्ड्स के बारे में, फ्यूडल सिस्टम के बारे में। लेकिन उनको भी इंसान जैसा दिखाया गया, ऐसा नहीं कि वे रोते नहीं है, वे खाते नहीं, वे पीते नहीं, वे सोते नहीं है, सब कुछ। लेडी मैकबेथ का पागल होना यह इंडिकेट करता है कि उसने भी रिपेंट है, उसको भी दुख हुआ, उसको भी दर्द हुआ, और अपने किए पर पछतावा हुआ। शायद ये सारी बातें हमें देखने को मिलती है या हमारे सामने आती है। तो होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। अगर आपको कुछ कहना हो, कोई चीज पूछनी हो, तो आई हैव 4 और 5 मिनट्स, मैं उसी में ही करूंगा क्योंकि हर आदमी को कॉलेज भी जाना है। तो लेट मी क्लोज रिकॉर्डिंग फर्स्ट। सो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यू कैन आस्क। और इट वाज एन एज ऑफ नेविगेशन, ग्लोबलाइजेशन, रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, या लेट मी नो कि मैं एक बहुत ही मतलब आपसे जानना चाहता हूं कि जो पार्टिकुलर तरीका मैंने अडॉप्ट किया आपसे मुखातिब होने का, लाइव आने का, लिखवाने से पहले। जी 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 जी। नहीं नहीं, थैंक्स फॉर योर स्वीट।
या जी, जी, जी। थैंक्स फॉर योर स्वीट एंड काइंड वर्ड्स। जी, जी, अब आपको पूरा पोस्ट मॉडर्न एज तक जी, जी, अब आपको पूरा पोस्ट मॉडर्न एज तक की जो ये जर्नी है ये आपको मिलेगी, तो यू विल एन्जॉय कि कोरिलेट कर सकते हैं कि क्यों एज है, कैसा एज है। जो फैक्ट है वो तो मैं लिखवाऊँगा ही। अब जैसे कल मैं इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक जगह करा दूँगा। लेकिन जब मैं आपसे मुखातिब होता हूँ तो जो हमारी बॉडी की नीड है वो ये होती है कि कुछ ऐसा चीज़ें हो जो हमारे सारे ऑर्गन्स को अपील करे। अगर मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूँगा तो आप जो है आपके वही ऑर्गन्स अपील करेंगे जो ऑर्गन्स जो है क्या कहते हैं कि उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन जब मैं इधर मुखातिब होता हूँ तो आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका सोल सब कुछ मुझसे जुड़ने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ें थोड़ा-सा ज़्यादा आपको फैंटास्टिक लगेगी, अपील करेंगी। उसके बाद तो इन्फॉर्मेशन यू विल गेट, इन्फॉर्मेशन तो आएगा ही। वी हैव राजेश कुमार जी। राजेश कुमार जी, डू यू वांट टू से एनीथिंग या आप में से और कोई कुछ कहना चाहता है? या रेहान जी, जी। जी। ओके रेहान जी, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। एंड या रकीम जी, जी, जी। Undoubtedly, undoubtedly. Thanks. And I think that there is Shilpi ji, Rajesh ji, Shilpi ji, if you are getting my voice, yeah, other, they can just tell me. And you all are requested ki please send your feedback. There is Komal ji also, Uma Shankar ji, Rakesh ji, Shahzad ji, Ramesh ji, Nikhar ji, Preeti, अंबिका जी या बाकी देवेश भाई रिजवान जी ने हमें वो बता ही दिया। यू ऑल कैन सेंड योर फीडबैक एंड मच हैप्पी जस्ट गेटिंग दीज ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड इन नियर फ्यूचर। अभी जो मैं आपको शेक्सपियर पढ़ाया हुआ हूँ, आप ये ना समझिए कि शेक्सपियर वो चीजें तो मैंने आपको अभी केवल इंफॉर्मेशन दिया है। शेक्सपियर के एक एक प्ले पर मैं वैसे ही डिस्कस करूंगा जैसे मैं आपसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर डिस्कस कर रहा हूँ। बस इसीलिए मैं आपको ये बातें ये कहता हूँ कि आप उससे रिलेटेड स्टोरीज और मूवी देख लीजिए ताकि जब मैं आपसे डिस्कस करूं तो उस समय मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। तो आपसे जब मैं सामने आऊंगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जो इसलिए शेक्सपियर के सारे प्लेस तो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अपनी तरफ से चीजें बता भी दे रहा हूँ, लेकिन उसकी भी समरी को मैं मुखातिब होऊंगा, मैं बताऊंगा। तो होप वी विल मीट इन द इवनिंग। इवनिंग में आज शाम को क्लास 6 बजे से रहेगी। वी विल मीट इन द इवनिंग। और उम्मीद या राकेश जी। नहीं, अच्छे गुरु का क्या, वी ऑल आर ब्रदर्स एंड नो वन इज गुरु, नो वन इज चेला। वी ऑल आर डूइंग आर जॉब। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम आप लोग अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली मुझे अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आज के समय में सुनना पढ़ना यही बहुत बड़ी बात है। वरना तो मैं अपने लेवल पे जब भी मैं कहीं कोशिश करता हूँ तो बहुत कम लोग मिलते हैं जो कहें सर मुझे पढ़ना है या वो सब चीजें, तो बहुत कम ही लोग हैं। खैर, पढ़ाने वाले भी उस तरह से नहीं, पढ़ने वाले भी नहीं, इस वजह से शायद एंजॉय नहीं आता है। तो वी विल मीट इन द इवनिंग। शाम को हम मिलेंगे। और शाम को मुझे उम्मीद है कि मैं जो बात करूंगा वो ज्यादातर चांस है कि मुझे जहां तक उम्मीद है कि मैं शायद शेक्सपियर के या तो किसी प्ले को लेकर या जो क्वीन एलिजाबेथ ने बताया गया इसी को मैं शाम को लिखवा दूंगा उसके सारे राइटर्स को। ठीक हो? ओके। ओके।